देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। हम नजर डालेंगे खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। जो अगर मात्रा के हिसाब से देखें, तत्वों के हिसाब से, तो 1 एकड़ में जो साधारण तौर पे हम टमाटर के लिए सिफारिश करते हैं वो लगभग 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की सिफारिश करते हैं। तो आपको हमारी आज की ये खास ग्रीन टिप कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की तमाम बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान में सरसों व चना की बिक्री के लिए 25 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू। एमएसपी पर भी 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी खरीद। तेलंगाना में किसान कर रहे हैं बम्पर कमाई। 48,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा लाल मिर्च का भाव। अब कपास की बुआई का लक्ष्य बढ़ाने पर हरियाणा सरकार का जोर। गांव में किसानों के लिए चलाए जा रहे हैं शिक्षण कार्यक्रम। राजस्थान में सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मार्च यानी कि कल से शुरू की जा रही है। वहीं एमएसपी पर खरीद भी 1 अप्रैल से कुल 1242 क्रय केंद्रों पर शुरू की जाएगी। इसमें चने की खरीद के लिए 621 और सरसों की खरीद के लिए 621 केंद्र बनाए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2022-23 में राज्य में समर्थन मूल्य पर चना खरीद का 5 लाख मीट्रिक टन और सरसों खरीद का 13 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया है। ऐसे में निर्धारित केंद्रों पर सरसों 5,050 रुपए और चना 5,230 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा जाएगा। ऐसे में किसान अपनी उपज बेचने के लिए पंजीयन ऑनलाइन या संबंधित खरीद केंद्र पर करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन करते समय किसान को जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और साथ ही गिरदावरी की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सभी किसान जल्द से जल्द अपना मोबाइल नंबर आधार में लिंक करवा लें ताकि आने वाले समय में किसानों को पंजीयन करवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। किसान अपनी तहसील के क्षेत्र में आने वाले खरीद केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद खरीद की तारीख और बाकी जानकारी किसान के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेज दी जाएगी। अगर इसके बाद भी किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उपज की बिक्री और भुगतान आदि के संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो टोल फ्री नंबर 1800-180-6001 पर फोन करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च का उत्पादन करने वाले किसान इस वक्त बम्पर कमाई कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त किसानों को लाल मिर्च के लिए प्रति क्विंटल 48,000 रुपए तक मिल रहे हैं। जी हां, जबकि पिछले साल की ही अगर बात करें तो इसी साल लाल मिर्च की कीमत केवल 10,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस साल सीजन की शुरुआत ही 27,000 रुपए प्रति क्विंटल से हुई थी। तेलंगाना की सबसे बड़ी मिर्च मंडी एनु मामूला में सोमवार को देसी किस्म की कीमत 45,000 रुपए थी, जबकि सिर्फ एक दिन बाद यानी कि मंगलवार को ये 48,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंची। बता दें कि इसका मुख्य कारण ये है कि इस बार फसल पर थ्रिप्स कीटों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी पैदावार में भारी गिरावट के बाद कटाई सीजन की शुरुआत से ही ज़्यादा रेट पर बिक्री शुरू हुई है। दूसरी तरफ किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में किराए पर अपनी फसल रखी थी, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। बढ़ी हुई कीमत का फायदा सिर्फ किसानों को ही नहीं मिल रहा, बल्कि इससे मंडी का राजस्व भी बढ़ रहा है। इसके उलट किसानों को रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से भी काफी फायदा पहुंचा है। दरअसल मंडी के सचिव बी वेंकटेश राहुल ने बताया कि हमारा लक्ष्य इस बार 28 करोड़ का था, लेकिन अब तक हमें 33 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है, जिससे इस बार सभी को अच्छा खासा मुनाफा मिला है। हरियाणा सरकार ने खरीफ 2022 सीजन के लिए कपास बुआई का लक्ष्य 19 लाख एकड़ तय किया है।
यही नहीं, राज्य सरकार ने गुलाबी सुंडी को नियंत्रित करने के लिए भी कार्य योजना की समीक्षा की है। आपको बता दें कि 31 मार्च तक राज्य में सभी कपास पेराई कारखानों और तेल मिलों के पुराने स्टॉक की सफाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले 2 सालों से कपास का जो भाव है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर ही रहा है और किसान इस दौरान अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो अभी की अगर बात करें तो 10,000 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल का इसका रेट चल रहा है। इसलिए अब कृषि विशेषज्ञ भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगले साल कपास की खेती का जो दायरा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। इसलिए कृषि विभाग ने बीटी कपास बीज के लगभग 60 लाख पैकेट की व्यवस्था की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कपास उत्पादक जिलों के लगभग 85% गाँव में किसानों को शिक्षित करने का कार्यक्रम भी चलाया है। साथ ही चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के साथ मिलकर किसानों को जागरूक किया गया है। एक साप्ताहिक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है जिसमें किसान कपास की खेती में तकनीकी इस्तेमाल के बारे में जान सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि कपास मुख्य रूप से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, सोनीपत समेत कई जिलों में उगाई जाती है। पिछले सीजन के दौरान कपास 15 लाख एकड़ क्षेत्र में उगाई गई थी और इस बार राज्य सरकार ने इसका जो लक्ष्य है वो 19 लाख एकड़ तक तय किया है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उद्यमियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बातचीत में देश में एसएसपी खाद का उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा भी हुई। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत की दिशा की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए भारत में एसएसपी खाद का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि डीएपी पर निर्भरता कम हो सके। इस दौरान दोनों पक्ष के बीच उर्वरक के कच्चे माल उद्योग को परिवहन लागत का समर्थन मूल्य, खाद की गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जिस पर उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एसएसपी उद्यमियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उनके प्रयासों में सहयोग देने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया को काफी प्रभावित किया है और इससे कई देश सकते में हैं, तो वहीं इससे भारत के किसानों को थोड़ा बहुत फायदा मिला है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध से भारत में गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। रूस और यूक्रेन गेहूं के बड़े निर्यातक हैं, लेकिन युद्ध के कारण सप्लाई चेन वहां प्रभावित हुई है। इस वजह से इन दोनों देशों से आयात करने वाले देश अब अन्य देशों से गेहूं मंगा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में भारत उनके लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। भारत में एफसीआई के पास गेहूं का जो सरप्लस स्टॉक है और कटाई शुरू होने के बाद मंडियों में आवक भी बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय निर्यातक ऊंची कीमत देकर किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं और निर्यात के मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो इस वक्त मंडियों में गेहूं की बम्पर खरीद हो रही है। कई किसानों को मध्य प्रदेश के आष्टा मंडी में शरबती गेहूं के 5,600 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा के भाव मिल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से सूडान और थाईलैंड भारतीय गेहूं के नए खरीदार बनकर उभरे हैं। मौजूदा समय में भारत बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नाइजीरिया और जापान को गेहूं निर्यात कर रहा है, जबकि बाकी बचे हुए देश अभी तक अपनी गेहूं की जरूरतों के लिए अमेरिका के साथ ही रूस, यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई देशों में भारतीय गेहूं की मांग होने लगी है। दरअसल कुछ सालों में भारतीय गेहूं विदेशों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है, जिसके तहत बीते 5 सालों में भारतीय गेहूं के निर्यात में 8% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2016-17 के दौरान 265 क्विंटल भारतीय गेहूं का निर्यात किया था, तो वहीं 2020-21 में 2154 क्विंटल भारतीय गेहूं का निर्यात किया गया है। केंद्र सरकार देश में आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है। इससे देश विदेश में जड़ी बूटी की मांग में भी काफी इजाफा हुआ है। आयुष मंत्रालय किसानों की भी मदद कर रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत मंत्रालय जड़ी बूटी उत्पादन करने वाले किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराती है, जिसमें 140 औषधीय पौधों का
चयन सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया गया है। तो इस योजना के तहत किसानों को खेती की लागत के 30 से लेकर 50 और 75% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। पिछले 6 सालों में आयुष मंत्रालय ने जड़ी बूटी उत्पादन करने वाले 60,000 किसानों को 11,773 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की अधिकता है, जिसे देखते हुए कृषि व किसान कल्याण विभाग की तरफ से 2018-19 में राष्ट्रीय बांस मिशन को दोबारा से शुरू किया गया था। तब से अब तक पूर्वोत्तर राज्यों में एनबीएम के तहत कुल 208 उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिसमें सबसे अधिक इकाइयां अरुणाचल और त्रिपुरा में स्थापित की गई हैं। इन दोनों ही राज्यों में 54 इकाइयों की स्थापना की गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार असम में 30 इकाइयां स्थापित की गई हैं, वहीं इसके बाद सिक्किम में सबसे ज्यादा 26, तो नागालैंड में 25, मेघालय में 9 इकाई स्थापित की गई है। यही नहीं, 2018-19 से अब तक पूर्वोत्तर राज्यों में 14 हाईटेक, 95 बड़ी और 53 छोटी नर्सरी भी स्थापित की जा चुकी हैं। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।